Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today is the part 3 of a lecture series about kinetics and mechanisms of coordination complexes, and in this particular lecture we will discuss about effective collisions. So in the last lecture we have discussed about rate of a reaction and then rate law, and then we defined rate law that it involves the species that are involved in rate determining step. So what those species do? Those species actually collide with each other if only they produce intermediate, and then that intermediate is converted into product, then that collision is called as effective collision. So today's topic is about effective collisions. सो अगर हम देखें कि रेट लॉ में जो हम स्पीशीज़ जो है वो राइट करते हैं, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप दे एक्चुअली कोलाइड विद ईच अदर. तो ये जो कोलिजन्स हैं ये इफ़ेक्टिव होने चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व कोलिजन्स दैट आर नॉट इफेक्टिव. So those collisions are called as ineffective. So the rate constant is the measure of collision effectiveness, and its magnitude stems primarily from the geometry and violence required in the collision. तो देखें कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि collision की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं. नंबर 1 इज़ द ज्योमेट्री एंड नंबर 2 इज़ द वायलेंस. सो अगर आप यहाँ पर ये एक एग्जांपल जो है इसमें देखें कि दिस इज़ आवर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दिस इज़ द लिगेंड. तो अगर आप लिगेंड देखें तो ये साइनाइड का जो है वो लिगेंड है, एंड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोस्टली कार्बन पर होता है. तो अगर आप देखें कि इस डायरेक्शन में अगर ये मेटल के साथ कोलाइड करेगा या मेटल पार्टिकल जो है वो कार्बन के साथ कोलिजन करेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगी और रिएक्शन जो है वो हो जाएगा. तो जो प्रोडक्ट बनेगी आइदर इट विल बी इंटरमीडिएट, और दैट इंटरमीडिएट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. तो इस कोलिजन को हम कहेंगे कि ये है इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी और कार्बन वाली साइड जो है दैट वाज अटैच विद द मेटल. लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में देखें कि अगेन साइनाइड है, तो यहाँ पर ये मेटल है और साइनाइड जो है एक्टिंग एज अ लिगेंड. तो जैसे कार्बन के पास लोन पेयर है, इसी तरह नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है. तो नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स लोन पेयर विद मेटल, बट इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनता और ना कोई फाइनल प्रोडक्ट बनती है. सो इस तरह का जो कोलिजन है इसको हम कहेंगे इन इफेक्टिव कोलिजन, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी. This requirement that collisions should be effective, it becomes more important when the reaction is in gas phase. तो देखें गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनका जो एक दूसरे के साथ कोलिजन है वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. सो अगर तो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्योंकि द मालिक्यूल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, तो अगर कोई डायरेक्शन जो है एक दफ़ा में प्रॉपर नहीं आई, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम देयर आर मोर चांसेस के जो कोलिजन्स हैं वो बिटवीन द टू स्पीशीज़ वो होते रहेंगे, और एक पर्टिकुलर कोलिजन में वो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो अचीव हो जाएगी. बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन गैस फेज, बिकॉज गैस फेज में द मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनका कोलिजन जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी पहले ही बहुत कम है, और अगर वो कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में ना हुआ तो कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी. सो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कोलिजन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन गैस फेज एज कम्पेयर टू इन सोल्यूशन फॉर्म. लेट्स सी दिस इन एन अदर फिगर. सो हेयर वी सी दैट देयर इज लो कंसंट्रेशन. So whenever there is low concentration of reactants, just like in gas phase, they are quite away from each other and very small molecules are present, whereas in high concentration there is chance of more collisions. So in solution form, per unit area there are more molecules, so there are more chances of collisions to become effective.
Similarly, here in this example, we are seeing that this is the oxygen molecule and this is the carbon monoxide. So, if oxygen is colliding with oxygen, so there is no reaction and there is no product formed. However, when carbon is colliding with oxygen, then product carbon dioxide plus oxygen is formed. So, because there was proper orientation of carbon and oxygen, so in the second the collision was effective, whereas in the first example the collision was not effective. So from this discussion we conclude that the most important rate determining factor in most of the reaction is the collision energy. For example, ammonia with aqueous water, the ammonia molecules takes place the coordinated water. Because ammonia is a strong liquid, so it will replace the water. The collision must provide the necessary energy for this process, otherwise the reaction does not occur. So when molecules have used their collision energy to come to a configuration such that the reaction will proceed without further addition of energy, they are said to be in the activated complex. The amount of energy necessary to form the activated complex is called the effective activation energy. सो इस चीज़ को हम इस डायग्राम में यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में देखें तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कंसीडर कर सकते हैं या एनर्जी कंटेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इस तरफ को जो है वो डायरेक्शन प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है, और यहाँ पर टाइम का जो स्केल है वो आ सकता है. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट्स यहाँ पर हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं. रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो हाई है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो लो है. तो रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी को एमिट करेंगे और दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लूज़ होगी. रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी मोर स्टेबल. तो रिएक्टेंट्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी लूज़ करके स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर लिया है. बट दीज विल नॉट डायरेक्टली गो इनटू अ प्रोडक्ट, बट सबसे पहले रिएक्टेंट्स को एक पाथ को फॉलो करके प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ेगा, और इस पाथ के टॉप पर जो है एक प्रोडक्ट बनती है यहाँ पर, और उसी को तो हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इस जगह पर बनता है एट द टॉप ऑफ द बल्ज और द पाथ बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम पिछले लेक्चर्स में इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इस पोजीशन पर इंटरमीडिएट भी कहते रहे हैं, कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. सो इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आफ्टर दे मेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट. आफ्टर देन हमें फिर किसी एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी और वो इंटरमीडिएट जो है वो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. तो इस रिएक्टेंट से आगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. सो आफ्टर डूइंग collisions, what we get? After doing collisions, we get this activation energy. And when this activation energy is achieved, the activated complex is formed or the intermediate is formed, then finally product is formed without further addition of any energy. So here we see that in reactions that have small activation energy, most collisions will be sufficiently energetic to lead the reaction. A very high activation energy will make the most violent collisions ineffective. The magnitude of race constant for a reaction in general inversely parallels the magnitude of the activation energy. So the mechanism of the reaction complex determines the configuration energy of the activity complex and hence the activation energy and the rate of the reaction. तो देखें वो collisions जिनमें जो collisions इफेक्टिव होंगे वो इस इंटरमीडिएट को बनाएंगे, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, और फिर फर्दर ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे विदाउट एनी एडिशन ऑफ एनर्जी. हाउएवर वो कोलिजन्स जो कि इनफेक्टिव हैं उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी एक तो ज़्यादा हो जाएगी और इट विल बी डिफ़िकल्ट कि ये इंटरमीडिएट या ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उन कोलिजन्स में बने. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब हम इस बल्ज को ही क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे. So that is why we have called that कि rate of the chemical reaction actually is the measure of collision effectiveness. तो वो collisions जिनमें
फ़ॉरेन रिएक्टेंट्स से जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, हम कहेंगे कि उनमें जो कोलिजन्स हैं दे आर मोर इफ़ेक्टिव, क्योंकि उन कोलिजन्स के रिज़ल्ट में हमने इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया जो कि फ़ौरन फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और वो रिएक्शंस जिनमें ये इंटरमीडिएट या ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनता, तो वो फिर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, और उन कोलिजन्स को हम कहते हैं कि दोज कोलिजन्स आर कॉल्ड एज ineffective collisions. So reactions having large activation energy can be made proceed at more convenient by increasing the reaction temperature or by using the catalyst. And increase in temperature increase the velocity of the reactant particles and hence the violence of their collisions. On the other hand, catalysts so change the mechanism that new activated complex in which the catalyst is present can be formed by less energetic collisions. तो देखें कि अगर जो कोलिजन्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे और आपका ये जो इंटरमीडिएट है और ये जो यहाँ पर आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है नहीं बन रहा है, तो देयर आर टू वेज टू मेक कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. नंबर वन इज़ टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. जब आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर कोलिजन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा कोलिजन्स की फ्रिक्वेंसी होगी तो देयर विल बी मोर चांसेस कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन हो, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा. तो एक तो वे ये है कि आप जो वायलेंस है इन द रिएक्शन वो बढ़ाएं. लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो देयर आर टू लॉसेस. नंबर वन के कमर्शियली जो प्रोसेस है वो इतना वायबल नहीं रहता, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी. सेकंड, जब हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो हमारी साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जो हमारी मेन प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन कम होगी. ना सिर्फ इसकी कंसनट्रेशन कम होगी बल्कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी इस प्योर प्रोडक्ट को कंटेमिनेट भी करेंगी, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमें एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू प्योरीफाई आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द साइड प्रोडक्ट्स. तो इसलिए रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है. तो हम फिर दूसरी एक अप्रोच यूज़ करते हैं, और उस अप्रोच में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और कैटलिस्ट का यूज़ ही जो है वो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है. और कैटलिस्ट आपको पता है उसमें जो एक एक्टिव साइट होती है, और एक्टिव साइट में एक सेंटर मेटल एटम और आयन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ एन कैटलिस्ट मेक्स द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स and how it is making this intermediate. So in the previous lecture we have discussed that catalyst just react with the reactants and form the intermediate which has less or low activation energy. So when we get less amount of activation energy, then that intermediate or activated complex is formed easily, and that is finally converted into final product. तो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है? तो जो कैटलिस्ट है दैट एक्चुअली कोलाइड विद रिएक्टेंट्स, और वो इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देता है. जब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट बाय अडॉप्टिंग सम पर्टिकुलर पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, तो कैटलिस्ट जो है वो उस पाथ को चेंज कर देता है. इनफैक्ट कैटलिस्ट जो है वो उसके मैकेनिज्म को चेंज कर देता है. व्हाट इट मीन्स, कैटलिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट के या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है. अब देखें, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा और एक जो है वो यहाँ पर होगा. तो इस एक्स स्ट्रक्चर में और वाई स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो वाई वाला स्ट्रक्चर है दैट विल बी मोर मैचिंग विद द प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू द एक्स स्ट्रक्चर. तो ये जो चेंज इन स्ट्रक्चर है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाता है, नाउ इट इज़ मोर सिमिलर टू द प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बना था. तो इसी को ही हम कहते हैं कि अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है दैट रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी. तो हमने मैकेनिज्म को चेंज कर दिया है, हमने रिएक्शन के पाथ को चेंज कर दिया है. अब वही प्रोडक्ट जो है वो कम टेम्परेचर पर बन रही है, या अगर रिएक्शन के अंदर कम वायलेंस भी है, और अगर जो कोलिजन्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं भी हैं, तो फिर भी जो है वो प्रोडक्ट आपकी फाइनली रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज़ ऑल अबाउट. फर्दर इट इज़ सेड दैट अ रिएक्शन कैन आल्सो ऑकर बाय अ मैकेनिज्म दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ कोलिजन. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ
एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है और वो कोलिजन जो है वो उसके दरमियान नहीं हो रहा, तो हाउ दैट विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी? सो इन दैट केस हम एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करेंगे बाय सम अदर मोड ऑफ रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा, आइदर वी गेट कोलिजन्स विद नेबर्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और बाय एब्जॉर्बिंग आर रेडिएशन। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि फोटो सेंसिटिव हैं, तो जब तक हम उन पर लाइट स्ट्राइक नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होंगे। व्हाट इज़ डूइंग दैट, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मॉलिक्यूल जो है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेता है, और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गए, फर्दर फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और अगर किसी और स्पीशी के साथ वो कोलिजन नहीं हो रहा, तो मॉलिक्यूल जो है वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और वो इंटरमीडिएट बना सकते हैं। So it is possible to visualize a variety of mechanisms. The one that is observed is the one that produces the fastest reaction under the conditions of experiment. Other processes are slow, will make small or negligible contribution to the reaction. तो देखें कि हम जो मैकेनिज़्म जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फास्टेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें फास्टेस्ट जो है वो रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। अगर स्लो कोई रिएक्शन इन्वॉल्व भी हैं तो वो कोई मैकेनिज्म में इतना मेजर रोल जो है वो प्ले नहीं करते। सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर what we are focusing is that we must have the information about the mechanism of reaction, or we must know the structure of the intermediate, और we must know the structure of the activated complex। तभी हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शन के फास्ट रेट को फास्ट कर सकते हैं। So all these features can be controlled just if we have the information about the mechanism of a chemical reaction. So this was all about today's lecture. I hope आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, but if you have any question let me know, I shall explain all your queries in the comments. Okay, thank you. Allah Hafiz.